द प्रिंट में आपका स्वागत है। पेट्रोल पर वैट कम करने के प्रधानमंत्री के अनुरोध और हीट वेव से लेकर प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच हुई वार्ता तक पिछले हफ्ते आपने हमें ढेर सारे सवाल भेजे और आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही सवालों की चर्चा करेंगे हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्वा। शेखर, सबसे पहले चलिए सीधे सवालों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आज हमारे पास सवाल आ रहा है वो आ रहा है सुरेश कुमार का, जो कि पूछ रहे हैं कि पीके, प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच वार्ता विफल होने का कारण क्या है? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि पीके 3.0 फिर से कांग्रेस के साथ बातचीत करेंगे? देखिए, ये कहानी ऐसे चलती रहेगी जिसका कभी अंत होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि इसमें दोनों बातें हैं कि अगर कांग्रेस इतने दिन प्रशांत किशोर से बात करती रही है और एक पब्लिक तरीके से बात करती रही है, सबको मालूम है कि कोई गुप्त बात नहीं हो रही है, इसका मतलब कांग्रेस में कुछ तो मानना है कि उनकी समस्या है जी। लेकिन क्योंकि वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें ये कहना कि प्रशांत किशोर की जो शर्तें हैं वो नहीं मान पा रहे हैं जी। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी सोचती है कि उनकी समस्याएं इतनी गहरी हैं कि उन्हें एक आउटसाइडर आदमी, वो भी ऊंची प्रोफाइल वाला प्रशांत किशोर जैसा, उसको लाना है अपने यहाँ जी। तो उनको जब अगर आप मान ले कि मेरी बीमारी ये है, मेरे को आप डायग्नोसिस मान ले डॉक्टर का जी, फिर उसके लिए जो इलाज होता है, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक हो, चाहे वो स्टेरॉयड हो, फिर आपको इलाज लेने के लिए तैयार होना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस उस इलाज के लिए भी तैयार हो रही है। वो कहती है हम मानते हैं हमारी समस्या है, लेकिन आप हमें दवाई लिख दो, फिर हम देखेंगे क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। जो प्रशांत किशोर है वो कह रहे हैं ऐसा नहीं बेटा, आप लेट जाओ बिस्तर पे और उसके बाद मैं ड्रिप लगा दूंगा, ड्रिप के अंदर जो डालूंगा वो मेरे ऊपर है, मैं डॉक्टर हूं और मैं इंचार्ज हूं। तो वहीं पे, और कांग्रेस पार्टी में दरबार है, तो अगर कांग्रेस पार्टी के जो 3 मालिक हैं, सोनिया, राहुल और प्रियंका जी, उनको दरबार का भी बहुत प्रेशर होता है। अच्छा, जो कांग्रेस के दरबारी हैं वो बीजेपी में भी दरबारी हैं, हर पार्टी में दरबारी होते हैं, वो अलग तरह के दरबारी हैं क्योंकि वो अपनी मेरिट से कभी चुनाव जीतते नहीं हैं जी, जीत सकते भी नहीं हैं। 500 लोग भी इकट्ठे नहीं कर सकते हैं अगर उनको आप देखें। लेकिन जो उनकी पावर है, जो उनकी पार्टी में पोजीशन है, वो सिर्फ गांधी परिवार की वजह से आ रही है। वो जी हुजूरी नमस्ते, तो वो ऐसे कैसे मंजूर करेंगे कि एक आउटसाइडर बाहरी आदमी आ जाए जो फिर फैसला करे, क्योंकि उनकी तो सारी दुकान, ये इस समय कांग्रेस पार्टी कुछ बहादुर शाह जफर का दरबार हो गई है। और बहादुर शाह जफर तो फिर भी लड़े बाद में, एक सिंबल था, लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा सा जैसे लखनऊ के नवाब थे ना, कि अंग्रेज आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो शतरंज खेले जा रहे हैं, कुछ ऐसी कहानी हो रही है। तो ये कांग्रेस मानती है, मतलब कम से कम उसके जो ओनर्स हैं, मालिक हैं, वो जानते हैं कि समस्या है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कहने की कि अरे तुम बको मत, जितने तुम दरबारी हो, तुम सबसे ये नहीं हो रहा है तभी तो किसी और को ला रहे हैं, अब साइड पे हो जाओ जी। पर वो हिम्मत नहीं हो पा रही है, और उस हिम्मत नहीं होने का एक कारण ये भी है कि थोड़ी चमचागिरी पसंद भी होती है। और कांग्रेस पार्टी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो कांग्रेस पार्टी की दरबार कल्चर ही है। ये चीज़ मैं बहुत बार पहले लिख भी चुका हूँ, जब यूपीए सरकार थी तब भी लिख चुका हूँ कि जितने कांग्रेस पार्टी के सब लोग जो सबसे आगे चढ़ के बकबक करते हैं वो सब राज्यसभा वाले हैं। कई तो ऐसे उनमें जिन्होंने कभी चुनाव लड़ा ही नहीं। अब आप देखिए, एक ही एंटनी ने पिछली बार चुनाव कब लड़ा था, उसके बाद वो इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस मिल गई। तो राज्यसभा वाले वही होते हैं जो टर्म के बाद टर्म के बाद टर्म के बाद टर्म, वो सिर्फ चमचागिरी और दरबारी बनने का उनका, या जिसको पंजाबी में कहते हैं झोली चुक, हाँ, तो वही उनका हिसाब है। इसी से जुड़े इस बार हमें कई सवाल आए हैं। रोहन नवलकर, जो कि हमारे मेंबर हैं, वो पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने चांदी की थाल पर परोसा हुआ फिर से उभरने का एक और मौका खो दिया, इसके क्या मायने होंगे और क्या प्रशांत किशोर को कांग्रेस जैसी पहले से ही स्थापित पार्टी से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी? देखिए, प्रशांत किशोर के दिमाग में क्या हो रहा है तो वही बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा होगा कि क्योंकि पार्टी इतनी समस्या में है। अब देखिए कि इस समय पार्टी का जहां बीजेपी से मुकाबला होता है, पार्टी का सक्सेस रेट, वहां पे कामयाबी की दर 4% रह गई है। मतलब अगर 100 सीट में लड़े तो 96 में बीजेपी जीतती है।
तो इस पार्टी को कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल 20% वोट है, वो भी अब कम होगा, क्योंकि जैसे पंजाब में आप देखिए इनका वोट होता है, वो अब आम आदमी पार्टी ले गई। हिमाचल में जो भी होगा आम आदमी पार्टी काफ़ी वोट कांग्रेस से लेगी इस साल, गुजरात में भी काफ़ी लेगी। तो कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व अब जा रहा है। तो जैसे एक ज़माने में एक नारा होता था, हिलती हुई दीवारें एक धक्का और दो, है ना, तो उसको अब ये सब लोग और ये कांग्रेस के दरबारी उसको धक्का दे रहे हैं। अब ये सिचुएशन, जो स्थिति ऐसी है, जैसे मान लीजिए कि कॉरपोरेट दुनिया में कोई कंपनी है, तो कंपनी का बुरा हाल हो और बहुत दिनों से मिसमैनेजमेंट हो रहा हो और कंपनी दिवालिया हो गई हो या होने वाली हो, तो फिर क्या होता है, जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, वो रिवोल्ट करते हैं और शेयर होल्डर खड़े होकर कहते हैं कि हमें मैनेजमेंट पसंद नहीं है, आप लोगों ने हमारी सारी शेयर होल्डर की वैल्यू जो थी बर्बाद कर दी है, हम मैनेजमेंट को निकालते हैं, हम नया मैनेजमेंट लेके आएंगे, हम नया सीईओ लेके आएंगे। कांग्रेस पार्टी में शेयर होल्डर कौन है? कांग्रेस पार्टी में शेयर होल्डर है गांधी परिवार, और तो कोई है नहीं, बाकी सब तो पिछलग्गू हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी में शेयर होल्डर रिवोल्ट की कोशिश करी गई कि जी हम नया मैनेजमेंट लाएंगे, लेकिन वो घबरा गए, क्योंकि जब उन्होंने कहा हम लाएंगे तो सारे जो उनका मैनेजमेंट है उन्होंने कहा सर आपका क्या होगा। तो जहाँ पे शेयर होल्डर यही डरे, ओनर जो है कंपनी का वही डरे कि मेरा क्या होगा अगर नया मैनेजमेंट आ गया, नया सीईओ आ गया, उस कंपनी को तो मतलब आजकल हनुमान जी के लोग बहुत बात करते हैं, हनुमान जी भी आके ठीक नहीं कर सकते। दूसरा जो हमारे पास सवाल आ रहा है वो आ रहा है गगन बजाज का, जो पूछ रहे हैं कि पेट्रोल पर वैट कम करने के लिए विपक्ष शासित राज्य से प्रधानमंत्री के अनुरोध पर आपके विचार। देखिए इसके अंदर ये हम में सभी नंगे हैं क्योंकि ये सबने लगाया है टैक्स और बेइंतहा टैक्स लगाया है जी। जो बीजेपी है वो टैक्स लगाती रहती है इसके ऊपर, और जब दाम कम भी हुए थे कच्चे तेल के फिर भी वो टैक्स बढ़ाते रहे, क्योंकि उनकी राजनीति बड़ी साफ है कि जो अमीर आदमी है उसको पैसे बनाने दो जी, खूब पैसे बनाए, बड़े बड़े लोग बिलियनियर बन जाएं। मैं उसको बुरा भी नहीं मानता, मैं कभी ऐसे नहीं कहता अंबानी अडानी खराब चीज़ है, वो बड़े उद्यमी हैं, नौकरियां भारत में बना रहे हैं, तो वो अपना टैक्स देते रहें, और जो गरीब है उसके पास पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता रहे, चाहे उसके लिए अनाज हो, जैसे अब फिर से कह दिया कि अनाज 5 किलो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो हर महीने में, अब ये और 6 महीने मिलेगा, और मुझे लगता है वो चलता ही रहेगा जी। तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो पैसा ज़्यादातर आ रहा है जो सेंटर एक्साइज लगा रहा है डीजल और पेट्रोल के ऊपर या जो ईंधन के ऊपर, और वो ज़्यादातर जो है अब वो बड़े बड़े जो सेठ लोग हैं उनको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको तो पता ही नहीं दाम कितना है डीजल का या पेट्रोल का, लेकिन जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग है, उसको फ़र्क पड़ता है जी। वो मध्यम वर्ग, मोदी सरकार ये सोचती है या बीजेपी ये सोचती है, वो जो भी हो हमें गाली दें, कोसें, इतना महंगा हो गया पेट्रोल, इतना महंगा हो गया डीजल, जिस दिन वोट देने का टाइम आएगा उस दिन हमको ही वोट देंगे, और कहेंगे वो ये कि अरे भैया अगर मोदी जी को नहीं दें तो किसको दें, वो राहुल को दें क्या? वो भी एक बात है, लेकिन वो मुझे लगता है एक बहाना भी है जी। क्योंकि ये हिंदू मिडिल क्लास जो है, इनको ये भी लगता है कि पहली बार हमारा थोड़ा हिंदू देश बन रहा है, मुसलमानों को एक साइड पर रखा गया, उनको अपनी औकात दिखा दी गई है, तो ये सारी बातें हैं, तो उनको इसकी चिंता नहीं है, वो बढ़ाते हैं। उसके साथ साथ फिर राज्यों के नेता सोचते हैं बहती गंगा में आप भी हाथ धो लो, क्योंकि सारे राज्य इस समय दिवालिया हैं। दिवालिया इसलिए भी ज़्यादा हो रहे हैं कि सारी राजनीति देश की मुफ्त बांट के हो रही है। अब आप देखें कि मुझे पता है कुछ सवाल हैं गर्मी के ऊपर भी, अब सारे देश में बिजली की कमी हो रही है। बिजली की कमी का एक बड़ा कारण ये, आप बोलिए कोयला नहीं है, फलाना नहीं है, दुनिया में हर चीज़ मिलती है अगर आपके पास खरीदने का पैसा हो, लेकिन आपकी जेब में पैसे नहीं है। आपकी जेब में पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी जेब कटी हुई है। आपकी जेब कटी क्यों है? क्योंकि आपकी जेब को राजनेताओं ने काटा है। उन्होंने कैसे काटा है? वो कहते हैं मुफ्त में इतनी बिजली, 300 यूनिट, 200 यूनिट, 500 यूनिट, किसानों को मुफ्त बिजली, इसको सस्ती बिजली। अरे बिजली के लिए जो कोयला लाएगा या कोई गैस लाएगा, जो भी लाएगा, सोलर लगाएगा, उसको लगाने का खर्चा होता है, लगाने के लिए वो उधार लेता है, उधार के ऊपर उसको ब्याज देना पड़ता है। फिर जब एक कीमत पर बिजली बनती है तो आपको उसका पैसा लेना होता है। अब पैसा आपको मिलता नहीं क्योंकि सब मुफ्त दिया जा रहा है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसको कि बिजली खरीदनी है, उसकी जेब कटी हुई है, उसके पास पैसा ही नहीं है। उसके पास पैसा नहीं है तो जो पावर प्लांट है वो क्यों बनाएगा?
वो बना बना के बिजली क्या उसको आसमान में चमकाएगा, या आपको मुफ्त में देगा। आप देखिए कितनों के लिए, कितनों पावर प्लांट्स के कितने दिनों के पैसे पेंडिंग हैं जो नहीं मिले हैं, वो बेचारों का दिवाला हो रहा है, उनके बैंकों का दिवाला हो रहा है। तो ये हमारी दिवालिया राजनीति है, और वही एक तरह से पेट्रोल और डीजल में भी हो रही है। आप एक तरफ से मुफ्त बांटते हैं और एक तरफ से आप जेब काटते हैं। तो ये एक अलग अजीब तरह का रॉबिनहुड हो रहा है। रॉबिनहुड तो कम से कम बहुत अमीर, बहुत गड़बड़ लोगों से चोरी करके गरीबों को बांटता था। यहाँ पे मिडिल क्लास को सब लोग राम नाम के लूट है, लूट सके तो लूट, ये चल रहा है। आपने गर्मी की बात की, इसी से जुड़ा एक सवाल आया हुआ है अमित चाटे का, जो पूछ रहे हैं कि हाई टेम्परेचर वेव का हमारे लिए कुदरत की आखिरी चेतावनी है, और इस वेव के हमारे कृषि एवं नदी प्रणाली पे लंबे समय के लिए क्या परिणाम होंगे? देखिए, इस साल जो वेव आई है ये बहुत ज़्यादा है। मैं नहीं समझता कि ये जैसे जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं कि उससे एकदम इतना फ़र्क पड़ता है। हालांकि उसका असर इसमें है क्योंकि हमारे टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक चेतावनी है, भारत को भी है, बाकी दुनिया को भी है। क्योंकि अगर मान लीजिए भारत में हम सारी इंडस्ट्री बंद कर दें, मान लीजिए भारत में हम सारे पावर प्लांट भी बंद कर दें, लेकिन फिर भी ग्लोबल जो वार्मिंग है ये ज़्यादा कम होने वाली नहीं है। क्योंकि जो अमेरिका है, चीन है, बहुत पश्चिमी देश हैं, उनको छोड़ दीजिए, ये जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, गल्फ के देश हैं, इतना उनका पर कैपिटा औसत जो है, इतना ज़्यादा कार्बन एमिशन है जितना भारत का कार्बन एमिशन होता है। जैसे एक अपूर्वा मंधानी या शेखर गुप्ता के नाम पे कार्बन एमिशन लगेगा, वैसा अगर हम मिडिल ईस्ट में देखें तो उससे 6 गुना 8 गुना है। अच्छा, आबादी कम है इसलिए सारे देश का कम नजर आता है। अमेरिका का उससे कई गुना है, मेरे ख्याल 3 गुना है। चीन का 2.5 गुना उससे है। तो ये सबको मिलके करना पड़ेगा, और ये सबको मिलके तभी होगा जबकि अमीर देश जो हैं, अब वो हमें क्या कह रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं भैया आप कोयला मत जलाओ, तो आप क्यों जला रहे हो यूरोप में? और यूरोप में तो आप इतने सुस्त हो और इतने, मैं कहूँगा, निकम्मे हो कि जर्मनी में आपने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद कर दिए, क्योंकि आपने कहा जी हमें जो ग्रीन पार्टीज हैं, एनवायरमेंटल पार्टीज हैं, उनके वोट चाहिए, है ना। तो वो कहते हैं न्यूक्लियर खराब है, तो बंद कर दिए। कुछ बंद कर दिए, कुछ को बंद करने जा रहे हैं। और अभी कह रहे हैं कि हमें रूस से हम गैस कैसे बंद करें, पर भारत को कहते हैं भारत क्या रूस के साथ क्यों व्यापार कर रहे हो? अरे आप किसको भाषण दे रहे हो हमारे को? लेकिन आप कहते हो कि नहीं आप कोयला मत जलाओ, तो आप कोयला क्यों जला रहे हो? आप कहते हो कि न्यूक्लियर पावर हम नहीं बनाएंगे, लेकिन आप और यूरोपियन कंट्री से ले रहे हो न्यूक्लियर पावर। तो ये सारे जो अमीर देश हैं, इनकी बहुत ज़्यादा हिपोक्रेसी है इसके अंदर। और अगर ये चाहते हैं, जो हमारे जैसे देश हैं जहाँ लोग गरीब हैं, जहाँ पे लोगों को भी और बहुत एनर्जी चाहिए और बहुत ऊर्जा चाहिए, और जहाँ पे औसत ऊर्जा जो हमें मिलती है वो बहुत कम है, तो हमें ये नहीं कह सकते क्योंकि हम इतनी ऊर्जा जलाते हैं, इतना कार्बन रिलीज करते हैं, आप सिर्फ 6 घंटे बिजली लो या आप एसी मत चलाओ। हमारा भी उतना ही हक है जितना कि उनके देशों के लोगों का है। तो हमको अगर कहते हैं कि आप न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाओ, या आप कोयला से शिफ्ट करके गैस का लगाओ जो कोयले से बेहतर है, या फिर आप और बहुत ज़्यादा नई टेक्नोलॉजीज़, नई बैटरीज़, बैटरी वाली कार लेके आओ, तो बैटरी वाली कार की कीमत है 3 गुनी, तो यहाँ के लोग क्यों देंगे? तो उसमें जो टेक्नोलॉजी है ये कार्बन बचाने के लिए वो बहुत महंगी है, तो उसके लिए जो अमीर देश हैं उन्हें सब्सिडाइज करना पड़ेगा हमारे जैसे बड़े गरीब देशों को। जी, अगला सवाल जो आ रहा है वो मिनाज अहमद अंसारी का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के अंदर लाने का समय आ गया है? तब तक केंद्र और राज्य दोनों लड़ते रहेंगे कि कौन क्या करे, और हम आम जनता पीड़ित होती रहेगी। हम सभी जानते हैं कि पेट्रोलियम की कीमतें तय करना उतना ही अधिक मुद्दा है, आर्थिक मुद्दा है, जितना कि ये राजनीतिक है। नहीं तो चुनाव के दौरान दरें क्यों नहीं बढ़ी? देखिए, यही बात तो राज्य सरकारें कहती हैं कि अगर आप ये कहते हैं तो अपने आप हो रहा है, तो केंद्र सरकार अपने पास इतनी शक्ति क्यों रखती है कि चुनाव के समय वो उसको रोक पाती है। इसका मतलब उससे बीजेपी को फायदा होता है। तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब जीएसटी में जाएगा कि नहीं, मुझे लगता नहीं कि जाएगा, क्योंकि ये जीएसटी का भी मामला जो चल रहा है कुछ पेचीदा है, और सच बात यह है कि मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आता है
क्योंकि राज्य ये कहते हैं कि हमारा जीएसटी का पहले ही बहुत ओवरड्यू है, केंद्र से पैसा नहीं मिला है। केंद्र कहता है सारा मिल गया है, लेकिन उस सच्चाई जो होगी उसके बीच में कहीं पे होगी, क्योंकि केंद्र से पैसा आ रहा है लेकिन देर से आ रहा है। तो मैं नहीं समझता कि अभी राज्य भी इस रेवेन्यू को नहीं छोड़ेंगे, इस राजस्व को, और केंद्र भी इसको नहीं छोड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे ही चलेगा जब तक कि बीजेपी को ये पूरा विश्वास है कि पेट्रोल डीजल के दाम से गुस्सा होके मध्यम वर्ग, हिंदू मध्यम वर्ग हमारे खिलाफ वोट देना नहीं शुरू कर देगा, तब तक हमारे यहाँ महंगा पेट्रोल और डीजल मिलता ही रहेगा। जी, अगला सवाल जो आ रहा है वो इनका यूज़र नेम है बोकिया। ये पूछ रहे हैं CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के कड़े निष्कर्षों पर आपकी क्या राय है? देखिए, वो रिपोर्ट मैंने भी पढ़नी है। मैंने वो हेडलाइन देखी, मैं 2 दिन विदेश था, मैं सिंगापुर गया हुआ था, तो मैंने वहाँ पे देखी वो रिपोर्ट, पर रिपोर्ट डिटेल में नहीं पढ़ी, उसको आजकल मैं पढ़ूंगा। तो उन्होंने तो कहा कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। सच्चाई है कि बहुत बेरोजगारी है, अब जहाँ देखें बेरोजगारी मिलती है। और हमारे यहाँ बेरोजगारी से बड़ी समस्या है जिसको कहते हैं, एक बेरोजगारी तो होती है अनएम्प्लॉयमेंट, एक और समस्या होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट, बेगार काट रहे हैं, कुछ खास काम करने को नहीं है लेकिन सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं, खटखट करे जा रहे हैं, कुछ थोड़ी बहुत कमाई हो गई। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट है, वो सच्चाई है। ये रिपोर्ट मैं 1-2 दिन में पढ़ूंगा डिटेल में, और शायद इसके ऊपर एक कटर भी करूंगा। लेकिन फिर से यही बात है कि देखिए, हम एक लोकतंत्र हैं, लोकतंत्र में हर कुछ पॉलिटिक्स से होता है, और हमारे जो राजनेता हैं वो ही करते हैं जिनसे उन्हें यह वोट मिलता है, और वो नहीं करते जिनसे उन्हें वोट नहीं मिलता है। तो भी आप देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी तो इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाई। अब उनका ये कहना है कि भाई इतनी तो बेरोजगारी है, और हिंदी राज्यों में तो बहुत ही ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में तो ज़बरदस्त बेरोजगारी है, उसके बावजूद हम जीत गए, तो कौन परवाह करता है। तो ये बातें, लोकतंत्र में राजनेता तभी कुछ करते हैं या नहीं करते हैं जब वोटों का सवाल उसमें आता है। तो जब ये जनमानस में बात पहुंचेगी कि हमारे पास नौकरी नहीं है, मिलती भी नहीं है, पहले से भी कम हो गई है, तब आप देखिए, तब कुछ असर होगा इसका। अगला सवाल जो है वो हरित संदूर से आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि हाल ही में सेना के PR डिवीज़न ने एक ट्विटर हैंडल ने सेना के इफ्तार आयोजन और उसमें भाग लेने की एक तस्वीर ट्वीट की। इससे उन्हें काफ़ी बैकलैश झेलना पड़ा और ट्वीट को लगभग तुरंत हटा दिया गया। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या सेना, जो इस बात पर गर्व करती है कि वो एक पेशेवर ताकत है जो दैनिक राजनीति से एक हाथ की दूरी रखती है, वो सत्ताधारी सरकार के करीबी समूहों की राजनीति में उलझ गई है, या सेना हमेशा से सत्ताधारियों के करीब रही है? इसके बाद वो ये भी पूछ रहे हैं कि इसके साथ साथ क्या सेना को अपने ट्विटर हैंडल से धर्म से संबंधित कुछ भी ट्वीट नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो? देखिए, सेना में इंसान होते हैं, भारतीय इंसान है जी। भारत में अगर आप देखें तो प्यू रिसर्च देखें, दुनिया भर में मेरे ख्याल किसी भी देश से कम यहाँ पे नास्तिक लोग हैं जी। तो सब लोग यहाँ पे किसी न किसी को मानते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी भी इतनी मुश्किल है हमारे देश में। अब देखिए, गर्मी कितनी हो रही है, कभी ठंड है, कभी गर्मी है, कभी बिजली नहीं है, कभी बस नहीं मिलती है, कभी ट्रेन लेट है, कभी कोविड आ जाए तो ऑक्सीजन नहीं मिलता है, बहुत टफ है लाइफ। तो हर किसी को किसी न किसी को याद करना पड़ता है। तो सेना में भी वही लोग हैं, तो वो लोग भी धर्म को मानते हैं, अपने अपने धर्म को, और सेना ने इसका बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। सेना की हर यूनिट में आप देखेंगे कि वहाँ पे मस्जिद होगी, कई बार तो एक ही कमरे में एक तरफ मुसलमानों के का नमाज पढ़ने का एरिया है, एक तरफ सिखों का है, एक तरफ हिंदुओं का है, एक तरफ क्रिश्चियंस का है। और जो यूनिट्स हैं बटालियंस, रेजिमेंट लेवल पे आप देखेंगे कि वहाँ पे एक वहाँ पे पुजारी भी होते हैं, पादरी भी होते हैं, मौलवी भी होते हैं, ग्रंथी भी होते हैं। तो ये एक सेकुलर ट्रेडिशन है। दूसरी बात फौज में ये है कि जिस फौज की, जिस यूनिट के जवानों का जो धर्म होता है, उसके जो अफसर होते हैं उस धर्म के हर त्यौहार पे और उसको ऑब्जर्व करते हैं जैसे वो उनका ही धर्म हो। जैसे हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन है, वो गढ़वाल रेजिमेंट में थे, तो अब भी बार बार लिखते हैं जय बद्री विशाल, क्योंकि वो गढ़वाल रेजिमेंट का था। अब कोई बोले जी आप तो मुसलमान हैं, आप कैसे बद्री विशाल कह सकते हैं? पर उनका कहना है कि व्हेन आई एम लीडिंग माय ट्रूप्स, जब मैं अपने सैनिकों का लीडर हूँ, तो जो उनका धर्म है वही मेरा धर्म है। तो उसमें हर धर्म की बात करना अच्छी बात है, बुरी बात बिल्कुल नहीं है। और अगर भारत की सेना सारे देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करे
कि देखिए हम हर धर्म का त्यौहार मनाते हैं एक साथ मिलके, क्योंकि हम भाई भाई हैं। और आजकल तो भाई मतलब हम एक हमारे पास स्पिरिट है एक कोहेजन की। अब तो क्योंकि वहाँ पे महिलाएं भी हैं, तो ये अच्छी बात है। इसमें बुरी बात सिर्फ ये हुई कि उसके बाद कुछ लोगों ने जब बुरा भला कहना शुरू किया सेना को कि जी अब फौज को भी बीमारी लग गई। अगर वो सिखों का कोई त्यौहार होता तो कोई नहीं कहता ऐसे, अगर वो क्रिश्चियंस का भी होता तो कोई नहीं कहता, क्योंकि ये रमज़ान है और मुस्लिम्स का था। और इस समय जैसे हमारे यहाँ ध्रुवीय राजनीति चल रही है और क्या बोलते हैं पोलराइज राजनीति चल रही है, उसमें किसी ने कुछ कह दिया। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और बड़ी शर्म की बात है कि सेना इससे घबरा गई। अब कई लोग कह रहे अरे सेना इससे घबरा गई तो पाकिस्तान का मुकाबला क्या करेगी। वो तो खैर एक अलग तरह की बात है, जिसको कहेंगे अतिशयोक्ति है, ओवर स्टेटमेंट है। लेकिन ये सेना के जो सीनियर लेवल पे लोगों को कहना चाहिए था अरे भाई हम हर धर्म को मानते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। अब उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि कुछ फोटोज वगैरह आए हैं और सेना ने श्रीनगर से भी कुछ रिलीज किया है कि कुछ जनरल्स भी, बड़े ऊंचे अफसर भी, वो भी नमाज के समय, रमज़ान की नमाज के समय शाम को वहाँ गए मस्जिद में अपने जवानों के साथ। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कि कारगिल में जो कारगिल की लड़ाई हुई उसमें बहुत बटालियंस इन्वॉल्व थी, भारतीय सेना की, इन्फेंट्री की, सब मेन जो बटालियंस हैं सभी किसी न किसी तरीके, जाट थे, सिख थे, मराठा थे, राजपूत थे, सब रेजिमेंट्स थी, ग्रेनेडियर्स थे। लेकिन उनमें J&K लाइट इन्फेंट्री भी थी। जो J&K लाइट इन्फेंट्री है उसके अंदर बहुत सैनिक मुसलमान थे और बहुत सैनिक कश्मीर घाटी के मुसलमान भी थे, और वो भी काफ़ी बहादुरी के साथ और बड़े बड़े मोर्चे वहाँ जीत के आए। उनके अफसर तो ज़्यादातर हिंदू थे, वो तो जब वहाँ पे जा रहे थे उसके ऊपर अपनी जान पे खेल के हर हर महादेव नहीं बोल रहे थे। तो ये बात फौज के अंदर ये जहर नहीं आना चाहिए। और बदकिस्मती है हमारी कि कुछ लगा कि फौज इसमें घबरा गई। फौज के टॉप कमांडर्स में इसको कंट्रोल में लेके ये बात साफ करनी चाहिए थी। भारत की जनता सारी उनकी पूरी तरह से सपोर्ट करती, और भारत के जो नेता भी हैं, चाहे वो सरकार हिंदूवादी सरकार हो, वो भी इसको मना नहीं कर पाती। अगला जो सवाल आ रहा है वो आ रहा है प्रसून पांडे से, जो पूछ रहे हैं कि LIC IPO और सरकारी कंपनियों की बिक्री या भारत सरकार द्वारा इन दिनों निगमीकरण के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये लंबे समय के लिए एक अच्छा कदम है? बहुत अच्छा कदम है जी, क्योंकि देखिए जो भी आप व्यापार सरकार के हाथ करने को दे दें जी, उसका कबाड़ा होता है। अब आप देखें कि एक सेल है कंपनी, प्रॉफिटेबल कंपनी है, क्योंकि स्टील का दाम भी बहुत दुनिया में, स्टील के बड़े बड़े प्लांट्स हैं। आप देखिए कि स्टील की जो कॉस्ट है सेल की पर टन वो कितनी है, और जो प्राइवेट प्लांट है उनकी कितनी है। अब उनको जितनी मर्जी कीमत पे वो बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सरकार मेरी मालिक है और सरकार मुझे टैक्स पेयर का पैसा देगी, मुझे घाटा होगा। ऐसे एयर इंडिया चली है इतने साल। तो ये सब वही बातें हैं। LIC तो कभी सरकार की कंपनी थी नहीं। इंदिरा गांधी के पति थे, वो तब MP थे, उन्होंने वो स्कैंडल खोले थे। तो उसके बाद उस समय बहुत भारत के अंदर सोशलिस्ट और लेफ्ट माइंडसेट था, तो ये फैसला किया गया कि सारी इंश्योरेंस कंपनीज को मिला के उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। तो 237 के करीब कंपनियां उठा के प्राइवेट उनका राष्ट्रीयकरण करके LIC बना दिया। और उसको कहते तो कॉरपोरेशन थे, लेकिन वो बहुत छोटी सी इक्विटी के साथ एक तरह से सरकारी डिपार्टमेंट की तरह से चल रहा था। अच्छा। उसके बाद अब कंपटीशन आ गया। अब HDFC लाइफ है, SBI लाइफ है, ICICI, सबकी लाइफ इंश्योरेंस है, वो उसको उनके साथ स्पर्धा करनी पड़ रही है जी। तो उसके अंदर एक तो सरकार की बहुत वैल्यू फंसी हुई है, क्योंकि अगर उसकी इतने लाख करोड़ वैल्यू है तो सरकार को क्या फ़ायदा अगर वो वैल्यू को वो लीवरेज नहीं कर पा रही, उसको एनकैश नहीं कर पा रही। तो पहली बात तो ये कि जैसे ही लिस्ट होगा स्टॉक मार्केट पे, सरकार की नेटवर्थ उतनी बढ़ जाती है। कल को जरूरत तो 2% और बेच सकते हो, 3% और बेच सकते हो जी। और अभी सरकार कोई कंट्रोल नहीं छोड़ रही, 2, 2.5, 3% उसका सिर्फ शेयर्स बेच रही है। लेकिन जो भी हो, एक बार वो लिस्ट हो जाए तो थोड़ा सा माइनॉरिटी शेयर होल्डर का इंटरेस्ट होता है, थोड़े डिस्क्लोजर्स बढ़ जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। आप ये सोचें कि ONGC ऐसी कंपनी, ONGC, इंडियन ऑयल, HPCL वगैरह,
अगर ये लिस्ट नहीं हुए होते तो आज तक तो इनको वैक्यूम क्लीन कर दिया होता है इनका सारा, इनको घाटा डाल डाल के और उनकी बैलेंस शीट से पैसा निकाल के आप फ्यूल प्राइसेस को कम रखते वोट के लिए जी। तो ये मैं समझता हूँ कि जितनों को कॉर्पोरेटाइज कर सकते हैं उसमें फ़ायदा रहेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अब आप देखिए BSNL को, इसी BSNL को अगर 15 साल पहले 2006-07 में जब टेलीकॉम का बहुत बूम था उस टाइम अगर प्राइवेटाइज कर दिया होता तो उस टाइम भारत सरकार को उसकी वैल्यूएशन करीब 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ मिलती उस समय। आज उसकी क्या कीमत है? आज तो नेगेटिव है। तो सरकार के हाथ में जो चीज़ रहती है उसकी कीमत घटती जाती है। इसलिए जो सरकार के हाथ से जो भी उद्यम, बिजनेस, उद्योग जो निकल जाए वो भगवान की कृपा है। अगला सवाल आ रहा है नवीन बग्गर से, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री देश में बढ़ती नफरत पर सेवानिवृत्त IAS अधिकारी के अनुरोध को सुनेंगे? फीडबैक लेने को लेकर मोदी इतने सख्त क्यों हैं? देखिए, उसको नहीं सुनेंगे क्योंकि उसको अपनी वो राजनीति के चश्मे से देखते हैं। और राजनेता हैं तो अब हर चीज़ को देखेंगे राजनीति के चश्मे से। तो उनको लगता है ये पोलराइजेशन है, इससे हमें फायदा हो रहा है, हमें वोट मिल रहा है और हम थोड़ा कह रहे हैं कि मुसलमान को मारो। ये थोड़ा बहुत कुछ होता रहता है और ये थोड़ा है कि पहले नहीं होते थे, पहले तो बड़े बड़े कम्युनल राइट्स होते थे, वो भी सच्चाई है। तो उसके मुकाबले तो कुछ खास नहीं है। बाकी मीडिया वाले ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, इतना शोर करते हैं क्योंकि हम सत्ता में हैं। हम तो सबका साथ सबका विकास। तो देखिए, राजनीति में जो कुछ कहता है वो उस पर विश्वास भी करने लगता है अपनी बात के ऊपर। और दूसरी बात, अगर उसके ऊपर आपको वोट भी मिल रहा हो तो फिर आप कहते हैं इतने करोड़ लोग क्या बेवकूफ़ हैं? तो मुझे लगता नहीं कि प्रधानमंत्री इसको बहुत सुनने वाले हैं। और वहाँ पे यही कहा जाएगा, उनकी खुद तो नहीं बोलेंगे लेकिन उनकी तरफ से जो लोग हैं वो ये बोलेंगे, अरे ये तो सब वही है नौकरशाह जो पहले पुरानी सरकार के चहेते थे, अब इनको बड़ी तकलीफ हो रही है कि दूसरे ग्रुप की सरकार आ गई है इसलिए कह रहे हैं। लेकिन फिर भी अच्छा है कि लोग रिटायर होने के बाद भी थोड़ी हिम्मत करके बोल रहे हैं। जी। अगला सवाल जो है वो सार्थक बोस से आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि भारत के निर्यात वृद्धि, खासकर मर्चेंडाइज निर्यात के रिकॉर्ड लेवल पे होने पर आपकी क्या राय है? क्या आपके हिसाब से मेक इन इंडिया वाकई काम कर रहा है? देखिए, भारत के जो निर्यात बढ़े हैं ये बहुत अच्छी बात है जी। निर्यात बढ़े हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसको थोड़ा सा हमें उसके संदर्भ को भी समझना चाहिए। क्योंकि अगर आप कहें कि अरे पहले 10 साल पहले इतने थे, अब मेरे इतने हो गए, तो फैंटास्टिक, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 10 साल पहले आपकी GDP कितनी थी? 10 साल पहले अगर आपकी GDP इतनी थी और आज इतनी हो गई है, और 10 साल पहले अगर आपके निर्यात इतने थे आज इतने हो गए, तो वो GDP के आपके उसके रेशो में तो इतने नहीं बढ़े। तो अगर आप टोटल नंबर देखें और GDP से कंपेयर करें तो वो अभी जो निर्यात है भारत के, पहले वाले औसत के लिए उसको बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा। अब मेक इन इंडिया काम करेगा या नहीं, इसमें समय लगेगा। इतनी जल्दी कहना कुछ मुश्किल है। कुछ बन रही हैं चीज़ें, जैसे आप मान लीजिए कि आईफोन अब भारत में बन रहे हैं काफ़ी। हालांकि आईफोन जो बनता है भारत में उसका 80% सामान सामग्री बाहर से आती है, लेकिन फिर भी वो एक शुरुआत है। आज 80% है, कल को 75 होगी, फिर 70 होगी, फिर 65 होगी, लेकिन शुरुआत तो है। बिल्कुल। तो कुछ शुरू हुआ है, लेकिन दुनिया भर में ट्रेड भी जो है, व्यापार इस समय बहुत बढ़ा है, क्योंकि 1.5 साल पैंडेमिक की वजह से काफ़ी एक तरह से भूख हो गई थी दुनिया में। तो अब व्यापार बहुत बढ़ रहा है दुनिया में। अगला सवाल जो है वो महेश केदार का है, जो कि आपके विचार जानना चाहते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री के भारत दौरे और गांधी के साबरमती आश्रम जाने और JCB फोटो सेशन पर। देखिए, ये लोग सोचते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कौन सी एक कहानी थी कि 5-6 लोगों को आंख पे पट्टी बांध दी और हाथी उनको दिखा दिया, मतलब हाथी के पास बैठा दिया कि क्या चीज़ है। तो जिसको जो समझ आया उसने वही बोला। तो हर कोई जिसकी जो श्रद्धा होती है वहीं से आता है। तो अब देखा बोरिस जॉनसन के JCB पर है, उसी दिन JCB दिल्ली में जहांगीरपुरी में डिमोलिशन कर रही है। अरे JCB पर कैसे खड़े? अरे वो डिमोलिशन JCB थोड़ा कर रही है, डिमोलिशन तो JCB का मालिक कर रहा है, जो सरकार कर रही है। वो JCB नहीं होती, कल को कैटरपिलर होती, नहीं तो कुछ और होती। तो JCB का उसमें कसूर नहीं है।
बोरिस जॉनसन जेसीबी पर क्यों है, ये भी सोचने की बात है। तो उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई हम इतनी गहरी बात खोज के नहीं ला रहे हैं। जेसीबी ब्रिटिश कंपनी है। जेसीबी उनकी जो पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, टोरीज जिसे कहते हैं, उसको बहुत ज्यादा पैसा देती है इलेक्शन कंट्रीब्यूशन में। तो उनके डोनर है वो, तो उनको वो दान देते हैं, तो उनके यहाँ फैक्ट्री में उसको जाना ही था। और दूसरी बात कि वो गुजरात क्यों गए, अब वो भी इसलिए नहीं गुजरात गए कि मोदी जी खुश हो जाएंगे गुजरात जाने से। अगर आप देखें कि ब्रिटेन के अंदर जो बाहर के आए हुए लोग हैं जो वोट देते हैं, ख़ास करके जो हमारे उपमहाद्वीप से, सब कॉन्टिनेंट से गए हुए हैं, उनमें जहाँ तक ज़्यादातर सिख और ज़्यादातर मुस्लिम लेबर पार्टी को वोट देते हैं, क्योंकि ज़्यादा मुस्लिम उसमें पाकिस्तानी है, पाकिस्तानियों से भी ज़्यादा वो कश्मीर के इलाके के हैं, मीरपुरी हैं, तो वो लेबर पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन जो गुजराती हैं वो कंजर्वेटिव्स को देते हैं। तो वो अपने वोटर्स को खुश करने गए थे और वो अपने डोनर्स को खुश करने गए थे। तो काफ़ी बातें ऐसी होती हैं जिनमें कॉन्स्पिरेसी कोई नहीं होती, जिसमें सीधी सादी राजनीति होती है। जी जी। अगला जो सवाल है वो आ रहा है सुदीप्तो भौमिक का, जो जानना चाहते हैं आपके विचार एलन मस्क की काफ़ी चर्चा हो रही है आजकल, तो उनके ट्विटर टेक ओवर पर। देखिए, ये ट्विटर तो एक तरह का प्लेटफॉर्म है जी। एलन मस्क क्योंकि बड़े रंगीन मिजाज आदमी हैं, जो मर्जी बोलते रहते हैं, पर अगर आप मुझे पूछे कि उन्होंने खरीदा है, उनको क्या फ़ायदा होगा, तो मैं तो समझता हूँ इसको वैनिटी परचेज कहते हैं। अच्छा। कि उनके पास, मेरे पास इतना पैसा है कि ट्विटर मैं खरीद लेता हूँ, तो ठीक है, कल को ताजमहल भी खरीदने के शायद वो बिड कर देंगे, पर मुझे लगता नहीं कि ट्विटर में कुछ बहुत ज़्यादा बदलने वाला है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि जो राइट विंग पर लोग हैं वो सोचते हैं कि पहले जो ट्विटर का मैनेजमेंट था वो बहुत ज़्यादा लेफ्ट विंग था, और उसमें जो उनका एक पेन पॉइंट जिससे वो बहुत दुखी होते हैं वो ये था कि डोनाल्ड ट्रंप को बंद कर दिया था ट्विटर पे। लेकिन अगर ट्विटर अब, जैसे एलन मस्क कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हो जाएंगे पॉलिटिकली, लेफ्ट नहीं रहेंगे, ठीक है, न्यूट्रल हो गए, तो मान लीजिए वो डोनाल्ड ट्रंप को रिस्टोर कर दें, तो बेचारे डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपना खुद का शुरू किया था अभी प्लेटफॉर्म, वही खत्म हो जाएगा। तो ये खैर ये इधर उधर की बातें हैं, मैं नहीं समझता कि ट्विटर कुछ खास बदलेगा, क्योंकि ट्विटर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपनी बात कहते हैं, और ट्विटर इतना ताकतवर भी नहीं है जितना लोग मानते हैं। ट्विटर अगर भारत में देखें तो जैसे फेसबुक है, फेसबुक के भारत में कम से कम 15 गुना ज़्यादा फॉलोअर्स हैं ट्विटर से, और जो इंस्टाग्राम है वो भी 10 गुने से ज़्यादा है ट्विटर से। लेकिन ट्विटर क्योंकि पत्रकार लोग, हम लोग यूज़ करते हैं इसको, राजनेता यूज़ करते हैं, तो ज़रा लगता है कि यही सारी दुनिया है। तो वो हमारा एक तरह से छोटा सा पिंजरा है, इकोसिस्टम है, या इको चैम्बर जिसको कहें, वो है। अगला सवाल है सागर अग्रवाल का, जो पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के गिरने और सुसाइड बम विस्फोट में चीनी नागरिकों की मौत के साथ क्या हम चीन पाकिस्तान संबंधों में खटास देखने लगे हैं? नहीं, चीन पाकिस्तान संबंधों में भी खटास नहीं होगी, क्योंकि चीन बड़ा देश है, उन्हें पता है कि जो भी पाकिस्तान में सत्ता में रहेगा वो चीन के साथ ही रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस समय चीन पर पूरा निर्भर करता है। दूसरी बात यह है कि चीनी कोई बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत तेज़ है, उन्हें पता है, वैसे इसमें कोई इतनी बड़ी समझदारी की बात भी नहीं है, सबको पता है कि पाकिस्तान में जो चीन पॉलिसी, अमेरिका पॉलिसी, इंडिया पॉलिसी, कश्मीर पॉलिसी, न्यूक्लियर पॉलिसी, ये सब सेना तय करती है। तो फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान है या कोई और खान है, वो वैसे का वैसे ही चलता है। ये जो हमला हुआ है, ये हमले चीनी जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं सीपीईसी में, ये पहले भी हो चुके हैं, बलूच जो इंसर्जेंट्स हैं उनके द्वारा, बलोच विद्रोहियों के द्वारा। तो ये BLA है, बलूच लिबरेशन आर्मी, ये करीब अब 20 साल से काफ़ी एक्टिव है, कुछ करती रहती है। इन्होंने पहले भी जो चीनी इंटरेस्ट है उनको अटैक किया है, जैसे कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पर उन्होंने क्यों अटैक किया, क्योंकि कराची स्टॉक एक्सचेंज ने 40% अपनी जो इक्विटी थी वो चीनी इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को बेच दी। तो ये चीनी इंटरेस्ट को वहाँ पे बलूचिस्तान में अटैक कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो CPEC आ रहा है बन के कराकोरम दर्रे से, कराकोरम पहाड़ों से, वो तो सारा बलूचिस्तान से निकल रहा है, और वो जो जहाँ ख़त्म हो रहा है, जो उसका मेन एक पॉइंट है जो ग्वादर का बंदरगाह है, तो ग्वादर भी तो बलूचिस्तान में है। तो वो कह रहे हैं कि आपने ना चीनियों से ने हमसे पूछा, ना पाकिस्तानियों ने हमसे पूछा, और ये जो बलूचिस्तान का इतिहास है ये सन 47 तक जाता है,
कि वहाँ का जो खान थे, खान ऑफ कलात बोलते थे, वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का हिस्सा हो, लेकिन बहुत कम आबादी थी। अब आप देखें कि पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान का नक्शा आप देखें, और आप देखेंगे अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाएगा, आप देखिए बलूचिस्तान कितना बड़ा है जी। तो बलूचिस्तान लगेगा आपको पाकिस्तान के आधे से भी बड़ा इलाका बलूचिस्तान का है। लेकिन बलूचिस्तान की आबादी कितनी है पाकिस्तान की? करीब 3.5%। उसमें भी सब बलूच नहीं है। तो बलूच एक बहुत छोटी माइनॉरिटी है और उनके साथ ज़्यादती भी बहुत हुई है। ख़ास करके एक तो 70 के दशक में हुई, उसके बाद कुछ ठीक रहा था, लेकिन मुशर्रफ जब आए तो मुशर्रफ ने, जो बलूचिस्तान के नेता थे और काफ़ी पॉपुलर थे वहाँ पे, और अपने कबीले के हेड भी थे, बुगती ट्राइब जो वहाँ का बहुत सशक्त ट्राइब है, वो अकबर बुगती थे। अकबर बुगती पहले मुख्यमंत्री रहे बलूचिस्तान के और गवर्नर भी रहे हैं। तो उनके साथ मुशर्रफ का झगड़ा हो गया, तो वे गुफा में छुपे हुए थे। तो मुशर्रफ की सेना ने जाकर गुफा के बाहर से एंटी टैंक मिसाइल, आजकल आप देखते हैं कि जो कंधे से एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च होते हैं, अब देखिए यूक्रेनियंस लगातार उनसे टैंक तोड़ रहे हैं, तो गुफा के अंदर उन्होंने एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च करके उनको मार दिया, बुगती साहब को। तो उसके बाद से दोबारा वहाँ पे शुरू हो गया है और वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आप हर हफ्ते हमें अपने सवाल भेजते हैं, आप समय निकाल के हमसे जुड़ते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमें हर बार की तरह कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे मेंबर बने। बिल्कुल।